लीव। अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और आपका जीएस का टीचर। आप सभी लोग जो मुझे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कैसी प्रॉब्लम? वैसी जैसे कि हमारे लास्ट टॉपिक में थी, ये नहीं। ओके, लास्ट टॉपिक में हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो टॉपिक हमने कभी पढ़ा नहीं था। जब हम उसे पढ़ने गए, हमने उसे समझने की कोशिश करी, तब वो हमसे बनने लगा। अब जिन भी बच्चों से वो लास्ट टॉपिक बनने लगा है समसूत्र विभाजन का, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, वो माइटोसिस का जो टॉपिक आपसे बन रहा है, उसी पूरे टॉपिक पर बेस्ड उसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मियोसिस है। इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि अगला जो टॉपिक है वो मियोसिस ही होगा। मियोसिस को समझने के लिए अगर आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने माइटोसिस को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए यहां प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अगर अभी भी आपने पिछले टॉपिक को अच्छे से फिनिश नहीं किया है तो रुकिए, यही वीडियो रोक दीजिए, उस टॉपिक को जाके पूरा करिए और उसके बाद आगे आइए। ठीक है? और अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जैसे ही आपको आगे स्ट्रक्चर में चीजें क्लासिफाई की जाएंगी, आपको उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम्स को एकदम फिनिश करते हुए आगे चलना है, रुक रुक कर नहीं कि आगे जाने पर हमें लगे कि पीछे कुछ छूटा हुआ है। सो स्टिल आई एम रिपीटिंग कि पिछला टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर से जाके उसे कंप्लीट करिए, अच्छे से फिनिश करिए। दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, हम साथ में उसे खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़िए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम्स को क्या करिए, अलग कर दीजिए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में। नाउ इन दिस पार्ट देयर इज द स्क्रीन एंड देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है? एंड दिस इज द हाफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे तो पूरा क्लासिफिकेशन देखा था, जिसे देखकर हमने डरने की बात करी थी। और उम्मीद करता हूं कि आपने जब उसे अच्छे से पढ़ा होगा सो अब आपके लिए कोई डर नहीं रह गया होगा। सो मैं एक बार जनरल कनेक्शन करता हूं पिछले वीडियो से। हमको जो पढ़ना था वो पढ़ना था सेल डिवीजन। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है सेल डिवीजन। हमको पढ़ना था जो कोशिका विभाजन। उसमें हमने देखा था कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ए माइटोसिस, जिसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं। एक होता है माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन। और एक होता है मियोसिस, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है? और हमने पिछले बार में ये चीज अच्छे से पढ़ ली थी कि ए माइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, जिनमें कोई और अलग से सूत्र नहीं होता, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही कोशिका होती है। जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी, नील हरित शैवाल, और ये छोटे छोटे प्रोटोजोआ सब में सिंगल सेल्ड होते हैं। उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं। हमें जो पढ़ना है वो है समसूत्री और अर्धसूत्री, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें से मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि समसूत्री विभाजन हम पढ़ चुके हैं और आज हमको शुरू करना है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। यदि आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देखिए और देखने के बाद यहां आइए, वरना ये आपको वैसा ही कठिन लगने लगेगा जैसा आप अब तक जिंदगी भर समझते आए हैं। ठीक है? चलिए, तो हम अपने इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में, हम थोड़ा सा मियोसिस को यानी अर्धसूत्री विभाजन को अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और डर को समाप्त कर दूंगा मैं, आपको इसकी कोशिश नहीं करनी है, मैं कर ही दूंगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मियोसिस में मी एंड माई सिस यानी मैं और मेरी बहन। ठीक है? तो अब इससे क्या होगा? इससे तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमने जन्म लिया है। मतलब मियोसिस कैसी कोशिकाओं में होता होगा? जर्म सेल्स में, जिसे रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है? यहीं पर मैं आपको एक बात थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं और अच्छे से, कि हमारे पूरे शरीर में सभी जगह, हर जगह जो भी सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो होता है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। ठीक है? और केवल एक जगह ऐसी होती है जिसे हम रिप्रोडक्टिव, एक सेल ऐसी होती है जिसे रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल्स, या जो मेन वर्ड है जर्म सेल। देखिए, जर्म शब्द का मतलब जो होता है वो जर्मिनोसिस से है, जर्मिनोसिस। और जर्मिनोसिस का मतलब होता है अंकुरण, बीज फूटना, नया निकलना, नया जन्म। जानते ना, पौधों में अंकुरित होते पौधे, तो वो जर्म सेल वहां से आया है। सो जर्म सेल के लिए हमारे पास जो चीज होती है, वो मियोसिस होती है जर्म सेल में। हाँ, यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि न्यूरॉन यानी हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन
न्यूरॉन ऐसी सेल्स होती हैं जो ज्यादा समय तक ग्रोथ नहीं करती हैं, एक लिमिट के बाद वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, उनमें ग्रोथ नहीं होती है, वो जैसी होती है वो उसी में काम करती हैं। मसल्स फाइबर भी हमारे ऐसे होते हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे बॉडी बिल्डर की तो मसल ग्रोथ होती है, मतलब एक मसल अपने आप में फैलती है, ठीक है ना, ये नहीं कि नंबर ऑफ मसल्स हमारे में बन जाएंगी, ठीक है। 639 मसल्स टाइप होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो 639 जो है वो 639 अपने आप में ग्रोथ करते हैं, वो 639 से 640 नहीं होगा। अगर हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्रीय विकार है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इतना बात आप समझ गए। वापिस हम आते हैं मेयोसिस में, आराम से समझिए, परेशानी हुई। मेयोसिस दो पार्ट में होता है, एक होता है मेयोसिस 1 और एक होता है मेयोसिस 2, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था। फिर मेयोसिस के पहले पार्ट में आप आते हैं तो आपको प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज मिलती है। बात समझ में आ रही? यही चीज हमें माइटोसिस में भी मिली थी, बस फर्क क्या था, उसमें इंटरफेज जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, इंटरफेज उसमें एड ऑन था, लेकिन जो मेन था वो क्या था, प्रो, मेटा, एना, टीलो, जिसका हमने कोड बनाया था PMAT, यानी कि प्री मेडिकल एग्जाम, प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ये पहले से हो रहा है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम मेयोसिस 2 में आते हैं। ये चारों अवस्थाएं यहां भी दिख रही हैं, बस क्या हो रहा है मेयोसिस 2 में वो जो इंटरफेज है जो माइटोसिस में थी वो यहां पर ऐड ऑन हो गई। मतलब सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि मेयोसिस 2 और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था या दूसरा चरण सेम होते हैं। इसका मतलब आपको यहां पर जो भी मिलेगा वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। देखो अभी लग रहा था ना कितना बड़ा है, अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप देखना कितनी आसानी से खत्म हो जाएगा। सो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम क्यों ना करें कि इसको हम फिनिश कर दें। हो गया फिनिश। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमको प्रो, मेटा, एना, टीलो को पढ़ना है, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको तो फिनिश कर दिया, उसका क्या, वो तो नया है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि प्रो फेज में आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डियाकिनेसिस, ये आपको 5 नई अवस्थाएं मिलती हैं जो सबकी सब किसके अंदर होती हैं, प्रो फेज में। और एक्चुअली वही 5 अवस्थाएं हैं जिनकी वजह से हमारा मेयोसिस जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से एकदम अलग और अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है, ठीक है। सो आपको पता चला कि प्रो फेज में हमको क्या पढ़ना है, लेप्टो, जाइगोट, पैकी, डिप्लो और डिया। अब उसके नीचे क्या लिखा है वो एक्चुअली आपके लिए आसान करने के लिए लिखा है एक कोड, आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं। हिंदी में अगर आप लिखोगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डियाकिनेसिस को, तो आपको क्या आएगा, लेप्टो में ले आएगा, जाइगो में जा आएगा, पैके में पके आएगा, डिप्लो में डिप्लो आएगा, डियाकिनेसिस में डी आएगा। कोड बन जाएगा ले जा पके डिप्लोडिया, ले जा पके डिप्लोडिया, ले जा तेरा सब पक गया है, लेके चले जा। बात समझ में आ रही है। हालांकि मैं आपको इन सब के वर्ड मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के कोई वर्ड कभी बनेगा ही नहीं, किसी का नाम बनेगा ही नहीं, ठीक है। वो वर्ड मीनिंग हम आगे देखेंगे, लेकिन नाम कैसे याद रखें वो भी सीक्वेंस में। ले जा पके डिप्लोडिया, बहुत सारे कोड लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ले से लेप्टेडीन, ठीक है ना, ले जा से जाइगोटीन, पके से पैकेटीन, डिप्लो से डिप्लोटीन और डियाकिनेसिस, ठीक है। एक एकदम अलग नाम है डियाकिनेसिस, ये सबसे आखिरी में भी इसीलिए रखा गया शायद, ठीक है। सो ये आपका क्लियर हो गया। सो आपको वो तो पढ़ना ही है जो किसके अंदर आ रहे हैं, प्रोफेज के अंदर। अब इनका क्या मामला है, अब इनका मामला कुछ अलग नहीं है। जब उसका नाम सेम रखा गया है तो वहां पर वो चीज भी सेम हो रही होगी। इसका मतलब कि मेटा, एना, टीलो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रो यानी पी, तो हम पी से क्या लेंगे पहले, फिर एम, मेटा आ रहा है ना एम, तो एम से हम क्या लेंगे मिडिल, ठीक है। एना ए से आता है तो ए से हम क्या लेंगे अपार्ट, और फिर टी से टीलो आता है तो टीलो में हम टी से क्या लेंगे टू, लेना अभी भी वही है। सो कुल मिला के ऐसा मुझे लग रहा है कि फिर मेटा, एना, टीलो इनकी भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। सो अब आपके बोर्ड में आपको क्या दिख रहा है, लग रहा है जैसे कुछ पढ़ना ही नहीं है, राइट। लेकिन यह तभी होगा जब आपने पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा। याद रखिए मेहनत काम आती है, मेहनत काम आती है।
बिना मेहनत के आप सोचो कि कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना है। तो अब आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, कोशिका विभाजन का मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का टाइप, उस अर्धसूत्री विभाजन के मियोसिस में बेसिकली एक्चुअली तो होना तो ये भी नहीं चाहिए, होना तो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड हमको पढ़ना था इसलिए लिखा था हमने। तो कायदे से मियोसिस में हमें क्या पढ़ना है, प्रोफेज की इन 5 अवस्थाओं को और बाकियों को इनके साथ कनेक्ट करना है। अब इस वर्ड का ध्यान रखिएगा कि कनेक्ट क्यों करना है, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपके कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स को, या ऐसा समझ लीजिए कि आने वाले कंफ्यूजन्स को क्लियर करना चाहता हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है और इस पूरे टॉपिक की मेहनत को खराब होने देने से बचाने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि होता यह है कि कई बार हम चीजों को रट लेते हैं, बस रिकॉल कर लेते हैं, माइंड पे सेट कर लेते हैं कि यहां पर यह होगा, लेकिन अगर हमको उसका सही मतलब पता चल जाए कि ऐसा क्यों होगा, तो फिर वो चीज हमारे लिए बर्डन नहीं रह जाती है। वही चीज मैं आपके साथ यहां पर करने वाला हूं। ये 2 पार्ट में है, याद रखिएगा। ये जो फिगर है ये अलग है और ये जो फिगर है पूरा ये अलग है। तो पहले मैं यहां का एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, ठीक है, गौर से सुनिए। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक सेल है और उस सेल के अंदर यहां पर एक क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र। यहां पर भी एक सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और यहां पर भी एक गुणसूत्र को बनाया हुआ है। आपकी नजर में एक्चुअली क्या है कि यह गुणसूत्र है, एक जोड़ा, लेकिन यहां पर चूंकि उसके साथ एक और नहीं है तो आपको लगेगा कि यह है पूरा और यह है आधा। नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, जिस भी जगह पर जिसकी भी जरूरत होती है, यदि वह अपनी जरूरत का पूरा हो तो वह एक कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे किसी जगह पर एक की जरूरत है तो वहां वो जो चीज होगी वो एक होगी, लेकिन किसी जगह पर अगर 2 की जरूरत है तो आप वहां पर ये नहीं कहेंगे एक और एक, आप हमेशा उसे 2 ही कहेंगे। लेकिन वो नंबर कितना है, वो नंबर तो एक ही है ना। नहीं समझे आप, मैं बता रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि इस जगह पर जरूरत है 1 की, 1 अंक की, तो वो 1 है। मैं बोलता हूं यहां पर भी 1 अंक की जरूरत है, लेकिन वो 2 प्रवृत्ति का हो, वो 2 गुना हो या 2 गुण वाला हो या 2 प्रवृत्ति का हो किसी प्रकार की, लेकिन वहां पर नंबर कितना है, 1। यहां पर भी नंबर कितना है, 1। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ये जो भी नंबर लिखे होंगे उनको, आपको नंबर लिखे होंगे इन द सेंस कि जो भी क्रोमोसोम है चाहे वो डबल हो, उसको भी जहां पर जरूरत होगा उसे मैं 1 लूंगा और जहां पर इसको जरूरत होगी उसे भी मैं 1 कहूंगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको ऐसा बोलूंगा तो वहां पर ना ये स्ट्रक्चर मैं बना नहीं सकता, वहां पर तो कुछ और बना होगा, कंप्लीट प्रोसीडिंग का स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ जाइएगा कि सर ने क्यों बोला कि ये तो आधा दिख रहा है हमको, तो फिर इसे 1 क्यों कह रहे हैं, समझ गए आप? और ये जो पेयर में दिख रहा है, जोड़े में, ये भी 1 है, क्योंकि हमको यहां जोड़े की जरूरत थी, यहां 1 जोड़े की जरूरत थी और यहां केवल 1 पार्ट की जरूरत है। अब आप समझ गए? तो जब मैं इनको या इनको 1 ही बोलूं तो आपको परेशान नहीं होना है। एक चीज, ये अर्धसूत्री विभाजन में जो स्पेशलिटी आने वाली है वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर में, और अगला स्ट्रक्चर हमारा देखिए, यहां 1 से 2 कोशिकाएं बन रही हैं, सेल, और यहां फिर 2 कोशिकाओं के बाद ये 4 कोशिकाएं बन रही हैं। जितना बोलूं उतना ही ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को पढ़िए मत, ठीक है? मैं बता रहा हूं आपको। पहली कोशिका में ऊपर लिखा है समसूत्री विभाजन 43, सॉरी ये 43 नहीं होगा, ये 46 होगा। मैं इसको सुधार देता हूं जरा। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमको उन गलतियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये क्या होगा 46, ये भी होगा 46, ये भी होगा 46 और ये भी होगा 46, ठीक है? चलिए, अब इसको पिकअप करते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, और यहां भी समसूत्री अर्धसूत्री लिखा है, यहां भी समसूत्री अर्धसूत्री लिखा है, यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल 23 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको समझना है। और कैसे समझ में आएगा उसका रीजन, इसी पूरे स्ट्रक्चर को पहली बार में जब आपको बताऊंगा तो उसका एक तरीका होगा कि मैं समसूत्री विभाजन के बारे में बताऊंगा, अलग अलग नहीं बनाऊंगा। फिर उसे कंपेयर करूंगा अर्धसूत्री विभाजन से। समझ में आ गई बात? अब अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था जो अभी अपन ने देखी थी, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था में देखिएगा गौर से, 46, अर्धसूत्री में कितने, 46, तो 46 से कितने बन रहे हैं, 23। इसका साफ मतलब यह है कि अर्धसूत्री विभाजन आधा, सूत्र आधे रह जाते हैं।
यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे वो 23 और 23 बचते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन दो हिस्से में होगा, पहला अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। तो हम अभी इसी स्ट्रक्चर में अर्धसूत्री को देख रहे हैं कि जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस 46 सेल से शुरू होगा, 46 सेल से नहीं, 46 गुणसूत्रों से, और वो 23 और 23 23 में डिवाइड हो जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन सेल डिवीजन, जहां सेल की संख्या कम होती है, आधी हो जाती है, में हमेशा 1 से 2 सेल बनती है। समझ में आ गए? यही चीज, बिल्कुल यही चीज कहां, यही चीज समसूत्री विभाजन में भी होगी कि 46 है, यहां भी देखो समसूत्री में 46 है, समसूत्री में 46, मतलब दोनों में ही, समसूत्री और अर्धसूत्री में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अंतर कहां होता है कि उनके अंदर के जो गुणसूत्रों की संख्या है, एक में बिल्कुल एक समान होती है कि इसमें भी 46 है तो समसूत्री में भी 46 रहेगी, समसूत्री की दूसरी कोशिका में भी 46 ही रहेगी। लेकिन अर्धसूत्री में बनेंगी 2 कोशिकाएं, लेकिन उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, 23। ये समझ में आया? और दूसरा अंतर क्या है कि फिर समसूत्री विभाजन केवल 1 से 2 कोशिकाएं बनाकर समाप्त हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर उन प्रत्येक कोशिका से 2-2 कोशिकाएं और बनती हैं, जिसमें देखो, आप देखो, गौर से देखना, जिसमें 23 से 23 और 23 का डिवीजन हो रहा है। नहीं समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन में आगे भी डिवीजन हो रहा है, लेकिन इसके पहले स्टेप में क्या हुआ था, 46 23 और 23 में बट गया था आधे आधे में। लेकिन उसके दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि 23 अभी भी 23 में ही बटा। यहां भी देखिए 23 में ही बटा। तो सर अभी तो आपने कहा था वो अर्धसूत्री हो जाता है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अर्धसूत्री की जो दूसरी अवस्था होती है मियोसिस की, वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होती है। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन में 46 से 46 ही बटते हैं। देखिए अर्धसूत्री की दूसरे में क्या हो रहा है, 23 से 23 ही हो रहे हैं। यानी आप सीधे शब्दों में यह कह सकते हो कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी पहली अवस्था में, गौर से देखिए, पहली अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन दूसरी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है। यानी कि मियोसिस में पहला तो मियोसिस होता है, लेकिन दूसरा माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस के जैसा होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की होती है, लेकिन उसकी दूसरी अवस्था समसूत्री विभाजन की हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर 23 से 23 और 23 निकल गए, 23 से 23 कैसे हो सकते हैं सर? उसमें से तो आधा आधा होना चाहिए था। बस इसी बात के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये समझाया था मैंने आपको कि यहां पर क्या था, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, ये सिंगल सिंगल बचे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर भी एक स्ट्रक्चर है और यहां पर भी एक एक स्ट्रक्चर है, इसलिए जितनी जरूरत है उसे हम एक ही काउंट करेंगे। और यही चीज क्या होती है समसूत्री विभाजन में, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये तो देख लिया आपने, इसको मिटा देते अपन। कितना बुरा लगता अंदर से जब अपनी मेहनत को ऐसे करो कि यार इतनी मेहनत से बनाया, इतना गोल गोल गोले बनाए, अब क्या। लेकिन भाई हमेशा आगे की मेहनत का ध्यान रखना है। मैं इसी स्ट्रक्चर को फिर से बना रहा हूं कि भाई यहां पर 46 सेल्स हैं, और अगर उससे फिर से 46 और 46 बनता है तो यह चीज क्या हो जाती है, यह कहलाती है समसूत्र, यानी समसूत्री विभाजन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर 46 है और उससे जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन अगर इसका हाफ हो जाए 23 और 23, तो ये क्या कहला गया, आधा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं MEIOSIS, मियोसिस। MI वाला मियोसिस नहीं, MIOSIS नहीं, वो मियोसिस का मतलब होता आंख की पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना, वो मियोसिस MIOSIS होता है।
अपन को पढ़ना है MEIOSIS, मियोसिस। ओके, याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज नहीं होइएगा इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो अर्धसूत्री ये देखिए आधा हुआ, लेकिन अंतर कहां आता है कि ये जो 23 है, मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री में 2 स्टेप होंगे, ये पहला स्टेप है और फिर एक दूसरा स्टेप भी होगा, ये 1 है, ये 2 होगा। तो 2 में मैंने आपको क्या बोला कि ये 23 फिर से 23 में ही डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो प्रोसेस हुई, ये वाली कैसी हुई, बिल्कुल इसके जैसी हुई कि ये 46 था, 46 में बढ़ गया, ये 23 था, ये 23 में बढ़ गया। इसीलिए क्या बोला कि समसूत्री विभाजन की जो अवस्था होती है वो अर्धसूत्री की दूसरी अवस्था के जैसी ही होती है। कायदे से आपको पहले हमें अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाना चाहिए और समसूत्री तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है कि बड़े से शुरुआत कर दो तो बच्चे भाग जाते हैं। अब अभी छोटे से शुरुआत करके इधर आ रहा हूं तो आपको थोड़ा हल्कापन लगेगा। सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से हमने ये समझा कि समसूत्री में 46 में ही बटेगा और खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन अर्धसूत्री का जो 46 है वो 23 और 23 में बढ़ जाएगा, और यहां पर पहली स्टेज खत्म होगी और दूसरी स्टेज में 23 और 23 में फिर से डिवाइड हो जाएगा उतने में ही। लेकिन ये सेम कैसे हो जाएगा, ये सेम ऐसे होगा कि यहां पर जो क्रोमोसोम था वो 2 क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए थे और वो एक थे, यहां पर वो दोनों अलग अलग होकर सिंगल क्रोमोसोम कहलाएंगे, आधे क्रोमोसोम नहीं, क्योंकि उनकी अपनी फंक्शनिंग वही होगी जो फंक्शनिंग यहां पर भी हो रही थी। तो इस तरीके से करके आपको यह समझना चाहिए कि कब हम डबल पेयर को एक क्रोमोसोम बोलेंगे और कल डबल के आधे हिस्से को भी एक ही क्रोमोसोम कहा जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है समसूत्री और अर्धसूत्री में। अगर यह नहीं समझ में आया हो, फिर से वीडियो को यहीं पॉज करके स्ट्रक्चर बनाकर समझिए, और दिक्कत हो रही मुझे तुरंत कॉल लगाइए, तुरंत मैसेज करिए अभी इसी वक्त। ओके, चलिए अब हम इसके अगले सेटअप पे चलते हैं, प्रोसीजर की ओर। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिन्हें आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, और वो फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि इसकी खोज वीजमैन ने की थी। किसकी खोज? अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि मेयोसिस की। मेयोसिस के बारे में सबसे पहले कि ऐसा कुछ होता है ये वीजमैन ने बताया, लेकिन इसका जो डिटेल स्टडी था, ठीक है ना, जो विस्तृत अध्ययन था, वो सबसे पहले स्ट्रॉसबर्ग ने किया था 188 में। ओके, चलिए इसके बाद हम चलते हैं कि इसका नाम किसने दिया। फार्मर और मुरे। फार्मर और मुरे नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक साथ काम किया और इसका एक नाम दिया और इसे बताया कि यह प्रोसेस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मेयोसिस के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका एक फैक्ट है कि इसकी सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है। देखिए समसूत्री में हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी होती है इंटरफेस, ठीक है, लेकिन इस वाले स्टेज में इंटरफेस तो होती ही नहीं है, तो उसके बाद वाली जो होगी वो लंबी होती है। और वैसे भी प्रोफेज में आपने पढ़ लिया लेजा पके डिप्लोडिया 5, तो 5 चीजें हो रही हैं वहां पर, तो वो लंबी तो होगी ही वो। ठीक है, तो प्रोफेज सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है। इसके बाद अगला आप पढ़ते हैं कि इसकी जो पूरी बॉडी, जो पूरी की पूरी बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी जो पूरी हमारी होती है वो किस तरह के कोशिका विभाजन से बनती है हमारे शरीर में? समसूत्री से। केवल पूरी बॉडी में जनन कोशिकाएं, जिन्हें जर्म सेल, सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है, वो ही जब अपना काम शुरू करती हैं, यानी कि मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु यानी कि ओवम, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के संपर्क के बाद जो प्रोसेस शुरू होती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वो अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, वह अर्धसूत्री विभाजन जो 2 पार्ट में बटा है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस जो सेकेंड होता है वो सेम कॉपी करता है माइटोसिस को पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अगला पार्ट है कि अगर हम इसे ऐसा समझे कि पूरी बॉडी में सेम टू सेम बनाता है, आपको यहां पर समझने के लिए एक अच्छी चीज और मिलेगी। वेट में पेन ले आऊं जरा। आपको एक चीज यहां पर अच्छी और समझने के लिए मिलेगी, वो ये, गौर से देखिएगा, इस चीज को आगे भी आपको देखने मिलेगा बार बार, लेकिन यहां पर मैं ज्यादा स्वतंत्रता से बता पाऊंगा कि पूरी बॉडी जो होती है हमारी, जो बॉडी की सेल्स होती हैं, सिंपल सेल्स, ठीक है, ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जिनके लिए हम बात करते हैं स्पर्म्स की और ओवम की। स्पर्म होता है मेल में, ओवम होता है फीमेल में। ठीक है, जबकि पूरी की बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल कहलाती हैं।
और ये जो होती हैं ये जर्म सेल्स कहलाती हैं। सोमेटिक सेल में हमको क्या मिलता है? समसूत्री विभाजन, या इसे सूत्री विभाजन या माइटोसिस भी बोलते हैं। और जबकि जर्म सेल से हमको क्या मिल रहा है? अर्धसूत्री, जिसे हम कहते हैं MEIOSIS, मियोसिस, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पूरी बॉडी मतलब लीवर की जो सेल्स हैं वो लीवर जैसी ही सेल बनाएंगी हमेशा। ये नहीं होगा कि लीवर की सेल पता लगा हार्ट की सेल बनाने लगे, नहीं, लीवर की सेल लीवर की ही सेल हमेशा बनाएगी, उसमें कोई अंतर कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। लेकिन जर्म सेल्स क्या होता है, ये जो स्पर्म और ओवम जब इनकी मीटिंग होती है तो यहां पर कुछ ना कुछ न्यू जरूर निकलेगा जो कि सिमिलर होगा या सेम भी हो सकता है। किसके? पेरेंट सेल के। डॉटर सेल जो होती है वो पेरेंट सेल के सिमिलर होती है। यहां पर सिमिलर ही होगा, अलग नहीं हो सकता। यहां पर सिमिलर भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, अपोजिट। अच्छा, सिमिलर और सेम लिख दिया मैंने, सिमिलर या फिर एकदम डिफरेंट। क्यों? 1 + 1 = 2, इट इज राइट, बट 1 and 2 इज नॉट सेम। 1 is the part of 2, but 1 and 2 is not same। यानी पिता और माता के गुण बच्चे में मिलते हैं, लेकिन इससे मिलकर कुछ नया ही बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। और इसके पहले भी हमने पढ़ा था एक सिद्धांत कि कौन सा, 3 सिद्धांत पढ़े थे हमने इनके जेनेटिक्स में, मेंडल के दिए हुए। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो गुण ज्यादा जरूरी मतलब कि ज्यादा पावरफुल होता है वो ज्यादा दिखता है। हो सकता है अगली पीढ़ी में दूसरा दिखे, या दोनों अलग अलग चले, या एक खत्म ही हो जाए दूसरा बस दिखे। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्रोमोसोम है आपके, पावरफुल कितने हैं। समझ में आ गई बात? सो दिस वाज अबाउट कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो सोमेटिक सेल जो होती हैं वो सोमेटिक यानी समसूत्री विभाजन, और जर्म सेल जो होती है वो मियोसिस पर ही काम करती है। ठीक है। अगला फैक्ट हम लेते हैं कि जो हमारे समसूत्री विभाजन है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, यहां भी बता रहा हूं, 46 का क्रोमोसोम है तो ये 46 के 2 सेट बनाएगा, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री की तो फिर 46 से 23 और 23 बनेगा। लेकिन यह बात हो जाती है मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस सेकंड में क्या होगा? इस 23 से भी 23 बन जाते हैं, और इस 23 से भी 23 बन जाते हैं। यानी ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे 46 से 46 दो बन रहे थे और वो समसूत्री था। इसका मतलब समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी प्रोसेस। ठीक है। अगर अभी उलझन हो रही है तो दिक्कत नहीं करिए, वीडियो के अगले पार्ट में मैं फिर से पूरे स्ट्रक्चर में इसको समझाने वाला हूं। बस मेन पॉइंट आपको रिकॉल करा रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड लास्ट, G1, S और G2 ये स्टेजेस हैं जिनके बारे में आगे बात भी नहीं करेंगे, बस यही समझा के खत्म कर दूंगा। G1 मतलब गैप 1, गैप फासला, स्पेस। S मतलब है सिंथेसिस, और G2 मतलब गैप 2। यानी कोई भी कोशिका जब नई बनती है तो वो एक रेस्टिंग फेज में रहती है, उसे गैप 1 कहते हैं। फिर उस रेस्टिंग फेज में वो अपने अंदर कुछ चीजों को इंक्रीज करती है, मटेरियल, डीएनए मटेरियल को इंक्रीज करती है, थोड़ा सॉलिड होती है, अच्छे से मैच्योर होती है, तो वो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है जहां वो न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद फिर एक रेस्ट फेज में जाती है जिसे हम रेस्ट 2 यानी कि G2 बोलते हैं, गैप 2। इतना जानना जरूरी था ताकि कभी आप कहीं देखो तो आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्पेस और आता है, इंटरकाइनेसिस प्रोसेस स्टेज, इंटरकाइनेसिस स्टेज। अब ये इंटरकाइनेसिस स्टेज क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, इंटर मतलब बीच में जो जगह होती है जहां पर थोड़ा रेस्ट करती है सेल, अचानक चेंज नहीं होती, रेस्ट करती है सेल थोड़ा सा, वो इंटरकाइनेसिस स्टेज कहलाती है। ठीक है। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी थे, मैंने आपको बता दिया, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आप देखने वाले वहां पर पूरा स्ट्रक्चर से आपको चीजें समझाई जाएंगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊं तो उसे आपको सुनना है, मेन चीजें नोट करना कहां मैं बताऊंगा, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है, बल्कि एक जिद कर लेनी है कि पढ़ूंगी, बनेगा कैसे नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। सो गाइस, हियर इट इज द स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको देखकर आपको लगेगा कि हमें डराने की कोई कमी, कोई कसर नहीं खाली रखते हैं सर। लेकिन आप दूसरी तरफ यह भी सोचिए कि हर बार यदि आप जैसा मैं पढ़ाता हूं उस चीज को वैसा लेके चलते हैं तो आपको यह भी देखने मिलता है कि हर वो चीज जो आपको खतरनाक दिखती है, प्रॉब्लमेटिक दिखती है, वो एक्चुअली इजी और फिर इजीएस्ट हो जाती है। अभी भी ऐसा ही होगा। एक बार में इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको जो हमने राइटिंग वर्क में पढ़ा था
उससे कनेक्ट करके बताता हूं। बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने तकिए में सिर रख के आराम से औंधे मुंह या पीठ के बल जैसा चाहे लेटिए, आराम से मोबाइल को देखिए, आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है। क्योंकि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन हमने देखा और पिछले वीडियो में जो हमने समसूत्री विभाजन देखा, ठीक है ना, माइटोसिस, वो दोनों चीजों को आपको पढ़ने के बाद ये चीज एकदम पानी के जैसी सरल लगेगी। बस वो याद रखिएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 और 1 में कब हम 1 को भी 1 ही बोलेंगे और 2 को भी 1 ही बोलेंगे, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे एक नए सेल की, कि एक नए सेल से किस तरीके से हम लैक्टोटीन फेज में आने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि वो पूरी प्रोसेस की टाइमिंग और उनकी नेमिंग क्या थी। नेमिंग ये थी कि हम माइटोसिस को मियोसिस को शुरू करते हैं और मियोसिस को शुरू करने के बाद हम उसके 2 पार्ट लेते हैं, 1 और 2। तो 2 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 तो आपको भी पता है कि वो सेम है कैसे, माइटोसिस के, ये लिखा हुआ है माइटोसिस 2, ठीक है ना। तो हम 1 की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस 1 में हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि प्रो के पहले हमेशा कौन सी स्टेज आती है, एंटर, जहां पर वो रेस्ट कर रहा होता है सेल, ये न्यू सेल वाला, ठीक है। तो प्रोफेज में फिर हमारे पास लेजा पैकेट डिप्लोडिया वाला कोड है, जहां पर हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज, डियाक्नेसिस स्टेज। तो जब ये 4-5 पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप कहां जाओगे, मेटा में। मेटा के बाद एना, एना के बाद टीलो, वो रहा मेटा, ये रहा मेटा, मेटा के बाद एना और एना के बाद टीलोफेज, ठीक है। और जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी तो हम कहां जाएंगे, 2 में आएंगे ना, मियोसिस का सेकंड पार्ट। और वो मियोसिस का सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी सेल के डिवीजन में 2 हिस्से होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस भी होता है। और कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत ये वाली फेजेस आती है, प्रो, मेटा, एना, टीलो, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, उसे आप लिख कर भी देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। सो हमारा पूरा सीक्वेंस क्या होगा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले एक इंटरफेज आएगी, ठीक है, इंटरफेज जिसे हमें एक्चुअली नहीं पढ़ना है, माइंड नहीं करना है, वो अलग है। इंटरफेज के बाद हम घुसेंगे कहां, प्रोफेज में। प्रोफेज के अंतर्गत हमको 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ने हैं और उसके बाद ही 5 जब पूरी हो जाएंगे तो हम आएंगे मेटा में, ये रहा मेटा। उसके बाद हम आएंगे एना में, तो ये रहा एना। उसके बाद हम आएंगे टीलो में, तो ये रहा टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद हम फिर, चूंकि कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया ना, तो हम साइटोकाइनेसिस में आएंगे। और साइटोकाइनेसिस जैसे ही फिनिश होगी 2 न्यू सेल और बन जाएंगी। और न्यू सेल से हमने पिछले बार ही माइटोसिस में पढ़ लिया है कि न्यू सेल से किस तरीके, सॉरी मियोसिस में पढ़ लिया है, यानी समसूत्री विभाजन में पढ़ लिया है कि किस तरीके से नई सेल आगे बनेगी। तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमको केवल इसको समझना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक लाइन आपको बोलता हूं, उस लाइन को सुनिएगा कि जो अपने दिमाग पर जोर डालेगा वो अपने आप को मुसीबत में डालेगा। बिल्कुल जोर नहीं डालना अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि बहुत सरल चीजें हैं, नेचर है, नेचर बहुत सरल होता है। आदमी बोलता है ना नेचर सरल रखना चाहिए, वैसा ही बस आराम से सुनिए। तो हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, बस ये 5 स्टेज, क्योंकि बाकी मेटा, एना, टीलो तो आपने पिछले वाले में भी पढ़ा था कि मेटा यानी एम फॉर मिडिल। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एम फॉर मिडिल, मिडिल में आ गए, ठीक है। उसके बाद ए फॉर एना, तो ए से हमने क्या पढ़ा था, अपार्ट। तो देखिए वो एक दूसरे से मिडिल में थे, एक दूसरे से अलग अपार्ट हो गए, ठीक है। गौर से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और टी से टीलो यानी 2, टी से टीलो यानी टी से 2, तो देखिए वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो आप कहेंगे सर अंतर क्या है, अंतर है, हो सब कुछ वैसे ही रहा मेटा, एना, टीलो में, लेकिन पिछले वाले में हमने देखा था कि एक पेयर था जिसमें से 2 अलग अलग पार्ट होते थे। जैसे ये एक पेयर है ना, ये 2 एक पेयर, तो एक ही पेयर था जिसमें से एक, यहां पर आपको 2 पेयर दिख रहे हैं ना, यहां पर एक ही पेयर था जिसमें से एक नीचे और एक ऊपर जाता था। यहां पर क्या हो रहा है कि 2 ऊपर और 2 नीचे आएंगे, बस इतना होगा। अब वो कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए हमको यहां से शुरू करना है, ठीक है। अब आराम से सुनिए, बिल्कुल इजी। एक छोटी सी सेल होती है, न्यू सेल। उस न्यू सेल के अंदर बहुत सारा डीएनए ऐसे गुच्छे में पड़ा होता है, नया होता है। वो सेल अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, न्यूट्रिशन लेती है, वर्किंग शुरू करती है और अपने आप को मैच्योर बनाती है। मैच्योर बनाने के बाद इंटरफेस खत्म होती है और वो कहां एंटर करेगी, प्रो में। और प्रो में वो क्या करेगी, इन 5 स्टेज से होकर जाएगी। पहली स्टेज होती है लैक्टोटीन। 3 वर्ड का मतलब होता है रेशा यानी थ्रेड। ये सब थ्रेड्स ही हैं, ये सब थ्रेड्स ही हैं। थ्रेड नहीं, थ्रेड मतलब धमकी होता है, थ्रेड, ठीक है।
तो लैप्टोटीन में हम आते हैं। लैप्टोटीन में क्या होता है? लैप्टोटीन में हमको दिख रहा है कि ये पूरी एक सेल होगी, कोशिका, जिसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, वॉल नहीं, वॉल तो पौधों में होती है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर है एक न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसकी ये क्या है? केंद्रक झिल्ली, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर आपको एक मिलेगा, देखो जैसे एक यहां पर भी मैंने बनाया, जगह ना ज्यादा कंडेंस हो जाए इसलिए, तो ये क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और उसके पास आपको दो और क्या मिलते हैं, जैसे कि ये दो है सेंट्रियोल्स, सारे कंटेंट मिलेंगे। और ये जो डीएनए आप देख रहे हो लाल और काले कलर का बना हुआ, बिखरा हुआ पड़ा था, वो अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करता है, क्वाइल बनाता है। ये क्वाइल बनी हुई है ना, गिर्रियां, क्वाइल, जिसमें से एक पेयर जो होता है 23 का, वो होता है फादर का, और एक होता है 23 का जो होता है मदर का। फादर और मदर दोनों में से। अब बोलिए फादर मदर कहां से आ गया? आएगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि हम जिस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, यह हमारे पूरे शरीर में से केवल सेक्स सेल्स में, सेक्स क्रोमोसोम्स तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कि मेल का स्पर्म, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल का ओवम, जिसे अंडाणु बोलते हैं, ये क्या होती हैं? ये सेक्स सेल्स होती हैं, जिन्हें हम सिस्टमेटिकली जर्म सेल्स भी बोलते हैं। मैंने शुरू में ही वीडियो में आपको बताया। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है और उसकी दोनों अवस्थाएं, ये केवल इन्हीं में मिलता है। बाकी पूरी बॉडी में हमारे क्या मिलता है? समसूत्री विभाजन। समझ गए आप? तो यहां पर क्या होगा कि टोटल 46 में से 23 गुणसूत्र आएंगे, 23 हिस्से आएंगे फादर के और 23 आएंगे मदर के। आ गए भाई, जब वो एक जैसे ही आएंगे ना, लेकिन कैसे आएंगे? पेयर में, क्योंकि एक गुणसूत्र में 2 हिस्से होते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ? वो दोनों हिस्से सेम साइड के आ गए, ये भी दोनों हिस्से सेम साइड के आ गए, यानी फादर का भी और मदर का भी सेम सेम। लाल कलर मम्मी के लिए है और ब्लैक कलर फादर के लिए। इतनी बात समझ में आई? बिखरे हुए क्या हुए? कंडेंस हो गए। अभी भी उनमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिल रही है, आपको सेंट्रियोल्स भी मिल रहे हैं, और आपको न्यूक्लियोलस भी मिल रहा है। अब लैप्टोटीन की पहली स्टेज से हम पहुंचेंगे जाइगोटीन की दूसरी स्टेज में। जाइगोटीन नाम की दूसरी स्टेज, जो कि प्रो की दूसरी स्टेज है। ठीक है ना, प्रो लेवल की। यहां क्या होगा? अभी भी हमको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, अभी भी हमको न्यूक्लियोलस मिलेगा, अभी भी हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था ना, ये और ज्यादा व्यवस्थित होता है और वैसा बन जाता है जैसा कि हम गुणसूत्रों को देखते हैं। यानी कि यहां पर वो क्रोमेटिन था और यहां पर वो क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमेटिन फाइबर से गुणसूत्र बन गए। जल्दी जल्दी नहीं करिए, आराम से समझिए। यहां पर वो क्वाइल्ड हुए, जो क्रोमेटिन के रूप में व्यवस्थित हुए। उसके बाद फिर और व्यवस्थित हुए, तो क्रोमेटिन का व्यवस्थित स्वरूप तो क्रोमोसोम कहलाता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो यहां पर वो क्रोमोसोम बन गए। अब इनके कुछ नाम भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, फादर के हैं, ये दोनों एक जैसे मदर के हैं। तो ये जो एक जैसे वाले पेयर बनाया है, एक जैसे वाले क्रोमोसोम का पेयर है, उसको कहते हैं हम सिस्टर क्रोमोसोम। एक जैसे है ना, सिस्टर क्रोमोसोम। लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग वालों को मिलाकर क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। यानी जब एक इधर का होगा, मदर का, और एक फादर का होगा, तो इनको मिलाकर बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन जब फादर के ही दोनों या मदर के ही दोनों, तो वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, और चूंकि सिस्टर क्रोमोसोम का एक पेयर अलग रहता है वो, इसलिए इसे होमोलोगस टाइप भी कहते हैं क्रोमोसोम को। एक्चुअली वो पेयर में है, लेकिन कहलाता एक ही क्रोमोसोम है। बात समझ में आ गई आपको? एक ही क्रोमोसोम कहलाता है वो। ठीक है, हाँ। अब हम आते हैं तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में हमको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे लोग आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ध्यान रखिए कि हमारे पास न्यूक्लियोलस भी है, सेंट्रियोल्स भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, ये पूरे के पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, एग्जाम्स में बहुत पूछी गई है ना। ये पैकेटिंग की स्टेज है, जहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर। यानी यही वो जगह है जहां, जिसकी वजह से माता और पिता दोनों के लक्षण उनकी संतानों में एक साथ दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब माता का अगर स्किन कलर फेयर है और पिता का डार्क है, लेकिन उनकी आंखें कैसी हैं? वो कंजी टाइप वाली हैं, ग्रेश टाइप वाली हैं। तो हो सकता है कि उनके लड़के में आंखें कंजी हो और पापा का कलर लेकर वो क्या बन जाएगा? सॉरी, मम्मी का कलर लेकर फेयर कलर बन जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें तो लग रहा है वो ऋतिक रोशन बन जाएगा। ठीक है, जो जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे तो वही लग रहा है। तो ये चीज
कौन सी ऐसी जगह होती है जहां से क्रोमोसोम आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि यहां तो अलग अलग ही चल रहे थे, ये वो जगह, इसीलिए इसको क्रॉसिंग ओवर स्टेज बोलते हैं, पैकेटीन में आती है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर स्टेज क्या हो रहा है कि एक जो क्रोमोसोम था मदर का, उसका एक हिस्सा फादर के क्रोमोसोम के साथ में कनेक्ट हो गया, यहां पर भी वो कनेक्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं, इस बात को जरा सुनिएगा, ठीक है। वो जो स्टेज है, वो जो जगह है जहां पर ये कनेक्ट हुआ है, देखिएगा गौर से, ये जो जगह जहां पर ये कनेक्ट हुआ, ये हिस्सा कहलाता है कियाज़मेटा, कियाज़, CIAZMETA, कियाज़मेटा। इस स्थान को क्या बोलते हैं? कियाज़मेटा, कियाज़मेटा। इस स्थान को क्या बोलते हैं? कियाज़मेटा। यानी कि इधर भी कियाज़मेटा है, इधर भी कियाज़मेटा, पॉइंट जहां से क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और ये किस स्टेज में हो रहा है? ये पैकेटीन स्टेज में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में, राइट। चलिए अभी भी देखिए, यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है और सेंट्रियोल्स भी है। मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक स्टेज आएगी जहां ये गायब होने लगेंगे, और वो स्टेज आ गई साहब। ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, डिप्लोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, यहां पर न्यूक्लियोलस नहीं है, सेंट्रियोल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। देखिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, सेंट्रियोल्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। ये तो देखो पिछले वाले के जैसा हो गया ना, जैसा अपन ने याद किया था, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? पूरी तरह से ये जो प्रोसेस शुरू हुई थी, यहां पूरी तरह से देखिए, यहां शुरू हुई है, यहां अभी भी लाल के साथ लाल है, अभी केवल जोड़े हैं, यहां लाल के साथ यहां भी लाल है, पीछे से काला वाला जुड़ा, लेकिन यहां देखिए, यहां लाल के साथ काला आ गया, यहां काले के साथ में पीला नहीं, सॉरी, लाल आ गया। मतलब मदर वाले जो गुण थे उनमें फादर के भी गुण आ गए, और जो फादर वाले क्रोमोसोम थे वो मदर वाले में अटैच हो गए हैं, पूरी तरीके से बॉन्ड बना लिया उनने। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर यहां हो चुका था, ये तो उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा पैकेटीन स्टेज में होगा, और उसका रिजल्ट आपको डिप्लोटीन में मिलता है, दिखता है। मेन क्या है यहां पर? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियोलस गायब होगा, सेंट्रियोल ऊपर की तरफ गमन करने लगेंगे, ठीक है। देखो कौन कौन सा हुआ? LZPD। अब आता है डियाक्नेसिस, ठीक है, यह है डियाक्नेसिस। अब देखिए किस तरीके से पेयरिंग हुई है, उसी तरीके के यहां पर आपको अलग अलग आगे के पेयर मिल रहे हैं। ऐसे टोटल कितने होंगे? 23 पेयर। क्यों? 23 लिए थे ना, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये एक एक लेके चल रहा था, अब यहां पर थोड़ा ज्यादा बना दिए, जगह थी। तो क्या होगा? सेंट्रियोल्स आपके पोल्स पे पहुंच गए हैं, पोल्स पे पहुंचने के बाद वो क्या बनाने लगते हैं? स्पेंडल फाइबर, जिनको नाम याद आ गया था समझ लीजिए उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। स्पेंडल फाइबर वो बनाने लगते हैं, यहां पर भी बनाने लगते हैं, और ये बीच में तैर रहे होते हैं। अभी भी इनका ज्वाइंट नहीं टूटा है, जो कियाज़मेटा है, ये ज्वाइंट नहीं टूटा है, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। यहां पर कियाज़मेटा बना, ये कियाज़मेटा मेंटेन है, यहां पर भी मेंटेन है, वो तैर रहे हैं। इस वाली स्टेज में मेन क्या है डियाक्नेसिस में? कि सेंट्रियोल्स आपके पोल पर पहुंच गए और स्पेंडल फाइबर्स को उन्होंने भेज दिया है कि जाओ किनको पकड़ो, इनको पकड़ो, राइट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ भाई? हमारी लैक्टोटीन भी पूरी हो गई, हमारी जाइगोटीन भी पूरी हो गई, हमारी पैकेटीन भी पूरी हो गई, डिप्लोटीन भी पूरी हो गई, डियाक्नेसिस भी पूरी हो गई, ठीक है। अब हम किधर आएंगे? मेटा में। किधर आएंगे? मेटा में। तो ये मेटा के लिए बोला था मिडिल। तो देखिए मेटा में क्या हुआ कि ये सेंट्रियोल्स पोल में पहुंचे और उन्होंने जो अपने फाइबर फेंके थे वो फाइबर जाके इनसे कनेक्ट हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ये जितने भी हैं सभी के पास अपने अपने काइनेटोकोर हैं, राइट। काइनेटोकोर है, यहां पर पढ़ा था अपन ने पिछले वाले में, काइनेटोकोर सबके पास है, क्योंकि स्पेंडल फाइबर किससे जाके कनेक्ट होंगे? काइनेटोकोर से। पिछले बार में क्या हो रहा था कि मैं बना के बताता हूं आपको, यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था, ये पूरा सेल, और ये स्ट्रक्चर केवल सिंगल था, और यहां पर काइनेटोकोर था, यहां स्पेंडल फाइबर्स थे, जिन्होंने क्या किया हुआ था? काइनेटोकोर को पकड़ा और जब खींचा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया था कि ये और ये और ये और ये और ये और ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको,
ठीक है, ये बीच से टूट गए थे, वहां बीच से नहीं टूटेंगे, वो टूटेंगे कियास्मेटा से, कियास्मेटा से, ताकि मिक्स्ड वाले एक साथ ऊपर और मिक्स्ड वाले एक साथ नीचे हो जाएं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर एक को यहां से पकड़कर नीचे खींचेगा, यहां से पकड़ के ऊपर खींचेगा, तो क्या हो गया, देखो ये रेडिश वाले सब ऊपर चले गए, ब्लैक वाले सब नीचे आ गए। जरूरी नहीं कि ब्लैक और रेड ऐसा, ये मैंने दिखाने के लिए क्या कि ये पेयर में ऊपर जाएंगे, सिंगल थ्रेड नहीं जाएगा, डबल जाएगा। और वो क्या है, वो तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे से, गुण तो मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये एनाफेज में अपार्ट यानी ऊपर नीचे चले गए, और टीलोफेज में देखो फिर से चारों तरफ क्या आ गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया, सेंट्रियोल्स वापस अपनी जगह पे आ गए, और दो सेल अलग अलग बन गई एक सेल के अंदर। बात समझ में आ रही है, दो सेल अलग अलग बन गई एक सेल के अंदर, जिनमें से प्रत्येक के पास आधे आधे गुण हैं, आधे आधे गुण हैं, ठीक है। 46 में से 23 आएंगे, 23 ऊपर, 23 ऊपर और 23 नीचे। फिर ये 23 जाएंगे साइटोकाइनेसिस में, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग होके एक जैसी सेल्स बना लेंगे, और ये एक जैसी सेल्स आगे मियोसिस में जाएंगी और डेवलपमेंट करेंगे, यानी आगे की पूरी प्रोसेस जो है वो ठीक उसी तरीके की हो जाएगी जैसे कि मियोसिस में होती है। तो आप इसको मियोसिस के माध्यम से समझ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेम होगा। आप मियोसिस में जो लिख रहे हैं वो भी यहां पे लिख दीजिए आप, ठीक है। सो जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला ये हो सकता है कि किस स्टेज में क्रोमोसोम, किस स्टेज में क्रोमोसोम को क्रोमैटिन से कन्वर्ट होते हैं, वो होती है जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन स्टेज में जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हो सकता है कि किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर मिलती है, तो क्रॉसिंग ओवर आपको पैकेटिन में मिलती है। पैकेट को क्रॉस करके बंद करते हैं ना, तो पैकेटिन आपको क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मतलब केवल अर्धसूत्री की बात करूं, अभी समसूत्री के तो अलग क्वेश्चन बनते हैं। सो किस स्टेज में जाकर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं, तो डिप्लोटीन में वो दोनों गायब हो जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेज में जाकर क्या बोलूं मैं इसको, आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके चिपक जाते हैं, ठीक है, संपर्क करते हैं, तो वो मेटा है। हालांकि ये तो मेटा यहां भी है ना, यहां भी है टीलो, यहां भी है, सेम जैसा कि वहां पर है। बस अंतर इतना है कि वहां पर दो थे, दो में से एक ऊपर और एक नीचे चला गया था। यहां पर 4 क्रोमोसोम के रेशे दिख रहे हैं जो कि काउंट 2 होते हैं। बच्चों अगर कहीं भी दिक्कत होती है ना, तो हार मान के नहीं बैठना, एक बार फिर से इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना। बहुत शिद्दत से और मेहनत से बनाया मैंने, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। एक बार मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर करियर। इस बार मैं आपसे इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा, यह कह के कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रेशियस करियर, एंड स्पेशली दिस टाइम आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू से यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीचर्स हार्ड वर्क एंड देयर लेबर। आसान नहीं होता इन चीजों को व्यवस्थित करना, ये देखकर बनाए गए चित्र नहीं है, इन्हें क्रिएट किया गया है इमेजिनेशन के बाद। आप पूरे YouTube में छान के आ जाइए, आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके का कहीं मिल जाए तो, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसे क्रिएट किया गया है, मेहनत लगती है, उस मेहनत के ही खाते थोड़ा सा पढ़िए और अच्छा रिजल्ट बनाइए, और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हमारी जो मेहनत है उसे और दूसरों के पास तक भी पहुंचाइए, ताकि वो बच्चे भी आए, हमें आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक लाभ भी मिले, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, इसे अच्छे से देखकर समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।